सब्जी पोंछते हुए बोली। हम वैदेही, जयपुर की महारानी। महाराज मुस्कुराते हुए बोले, और हमारे दिल की भी महारानी यही है। अंशा ने पूरे शाही परिवार को देखा और मन में सोचा, सुबह होते ही यहाँ से खिसक जाना ही ठीक होगा। मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा तक नहीं और न ही डैड के मुंह से इनके बारे में सुना है। तभी एक सर्वेंट एक पुराना फोटो एल्बम लेकर आया। जब महाराज ने अंशा को तस्वीरें दिखाईं, तो उसमें उसके माता पिता के साथ महाराज और महारानी की तस्वीरें थीं। पहले तो अंशा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद उसे समझ आ गया कि महाराज सच कह रहे हैं। महाराज ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब हम इंडिया लौटे तो तुम्हारे माता पिता के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। अब जब मिल गई हो तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। अंशा ने विनम्रता से जवाब दिया, सॉरी अंकल आंटी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। तभी मोहिनी चाची व्यंग्य करते हुए बोली, वैदेही दीदी, अगर आप ललित भाई साहब के वादे पर यूं ही भरोसा करती रहीं, तो आपका बड़ा बेटा कुंवारा ही रह जाएगा। अंशा ने मोहिनी चाची को गुस्से और हैरानी से घूरा। रात के 10 बज रहे थे। जयपुर के आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। वहीं महल के अंदर अंशा मोहिनी जी को घूरते हुए पूछती है, आंटी जी, साफ साफ बताइए, मेरे डैडी ने आप लोगों से क्या वादा किया था? मोहिनी अपने बाल संवारते हुए बोली, जब तुम 1 साल की थी तब तुम्हारे डैड और रघुवेंद्र भाई साहब ने अपने दोस्ती के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। तुम्हारे डैड और रघुवेंद्र भाई साहब ने तुम्हारी और बड़े राजकुमार की शादी पक्की कर दी थी। ललित भाई साहब ने हमसे कहा था कि जब उनकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तब वह उसकी शादी रघुवेंद्र भाई साहब के बड़े बेटे से करवा देंगे। अंशा काउच से खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रखती है और तंज भरे लहजे में कहती है, ओ हेलो आंटी जी, बेवकूफ किसी और को बनाइए। मेरा नाम अंशा शर्मा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे डैड मॉम मुझे जरूर बताते। आप लोग अपने कामचोर, अय्याश और शराबी राजकुमार को मेरे गले में बांधने की सोच रहे होंगे। ये सोचकर कि अनाथ लड़की है तो ये चुपचाप गद्दे से भी शादी करने के लिए मान जाएगी। पूरा शाही परिवार अंशा के तेवर देखकर हैरान था। छोटा राजकुमार पीयूष अपनी बड़ी बहन अर्पिता से फुसफुसाकर कहता है, दीदी, ब्रदर की दुल्हन तो उनकी टक्कर की निकली। अर्पिता उसे घूरते हुए बोलती है, तुम चुपचाप खड़े रहो वरना। वहीं महाराज के छोटे भाई भूषण बहुत शांत भाव से कहते हैं, अंशा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूयॉर्क जाने से पहले दोनों परिवारों ने तुम्हारी और बड़े राजकुमार की सगाई करवाई थी। अंशा को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। मोहिनी महारानी वैदेही से कहती है, वैदेही दीदी, अगर आप मेरी सहेली की बेटी से बड़े राजकुमार की शादी करवा देती तो अब तक इस सियासत को अपना वारिस भी मिल चुका होता। आप धोखेबाज ललित भाई साहब की बातों में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। हर कोई जानता था कि अंशा अपने मॉम डैड से कितना प्यार करती है और वह अपने डैड के खिलाफ एक गलत बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंशा पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना तान कर कहती है, अगर आप लोग मुझे सबूत लाकर दिखा दें कि मेरे डैड ने मेरे बचपन में ही मेरी शादी बड़े राजकुमार से तय कर दी थी तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। अंशा को यकीन था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी रघुवेंद्र जी अपने नौकर से एक फोटो एल्बम लाने को कहते हैं। नौकर 5 मिनट बाद एक पुराना फोटो एल्बम लेकर आता है। रघुवेंद्र जी एल्बम अंशा की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी और बड़े राजकुमार की सगाई की तस्वीरें हैं। अंशा काउच पर बैठकर एल्बम को देखने लगती है। हर पन्ने के साथ उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। वह शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाई, ओ तेरी की, तो इसलिए डैड हमेशा मुझसे कहते थे कि मेरे बड़े होने पर वह मेरी शादी एक राजकुमार से करवाएंगे, क्योंकि वाकई उन्होंने 4 साल की उम्र में मेरी सगाई इनके बड़े बेटे से करवा दी थी। वह फोटो एल्बम काफी पुरानी थी और उन सभी तस्वीरों में अंशा के मॉम, डैड, दादी और नाना मौजूद थे। मोहिनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए व्यंग्य से कहती है, तो मिस शर्मा, अब क्या कहेंगी? क्या आप अपने डैड के वचन का मान रखकर बड़े राजकुमार से शादी करेंगी या अपने पिता को उनके बचपन के दोस्त की नजरों में गिराकर यहाँ से चली जाएंगी? अंशा वहाँ मौजूद सभी लोगों के शॉक्ड एक्सप्रेशन देख रही थी। महारानी उसके पास आकर उसे गले लगाती हैं और प्यार से कहती हैं, बेटा, हम तुम्हें शादी के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो तुम चाहोगी वही होगा। आखिर तुम हमारे महाराज के बचपन के सबसे खास दोस्त की इकलौती बेटी हो। अंशा उन सब से कुछ वक्त मांगती है। उसका दिमाग पहले ही खराब हो रखा था, विक्रांत और उसके डैड वाली बात की वजह से। वह सौम्य के साथ
अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से मोहिनी रौबदार आवाज में कहती है, वैसे ललित भाई साहब तो पहले से ही झूठे हैं, जैसे उन्होंने पहले रघुवेंद्र भाई साहब की मोहब्बत पर डाका डाला था। हाँ, रघुवेंद्र भाई साहब और तृप्ति एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तुम्हारे डैड ने धोखाधड़ी करके खुद तृप्ति से शादी कर ली। भूषण मोहिनी की बात को पूरा करते हुए बोले, और अपनी उसी गलती की भरपाई करने के लिए ललित ने तुम्हारी और बड़े राजकुमार की शादी पक्की की थी। वैसे ललित के खून में धोखाधड़ी पहले से ही है। अगर उसकी बेटी भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जब बात अपने डैड की इज्जत पर आई और अब जब अंशा के सामने सबूत भी थे, तो अंशा पूरे जोश में कहती है, मैं अपने डैड का दिया हुआ वादा निभाऊंगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर आपके बेटे को मेरे डैड ने मेरे लिए चुना है तो वह लड़का मेरे लिए कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर अंशा सौम्य के साथ रोते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं अंशा के जाते ही शाही परिवार चैन की सांस लेकर काउच पर बैठ जाता है। महाराज अपने माथे पर उंगली रगड़ते हुए कहते हैं, इस लड़की को मनाना कितना मुश्किल था। और वेल डन मोहिनी, आपने अपना काम बहुत बखूबी किया। मोहिनी मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब तो वैदेही दीदी का प्लान था जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। महारानी भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे अच्छे से पता था कि अंशा को शादी के लिए राजी करना इतना आसान नहीं है। अक्सर उसकी उम्र की लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, ऐसे में वह किसी अजनबी से शादी क्यों करने लगी। अंशा के पास पैसे और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, तो फिर वह हमारे बेटे से शादी क्यों करती। पीयूष महारानी को साइड हक करके कहता है, मेरी चालाक मॉम और चाची से बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। फिर वो मासूम अंशा क्या चीज है। मॉम चाची, यू टू वुमन ऑनसम। दरअसल शाही परिवार ने अंशा को अपने जाल में फंसाने के लिए कोरा झूठ बोला है। अंशा के डैड का शाही परिवार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अब अंशा का क्या होगा। क्या विक्रांत अपनी स्वीटहार्ट को शाही परिवार के फरेबी जाल से निकाल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी। विक्रांत अपने तीनों बेबीज को लेकर अपने कमरे में सो रहा था। उधर डेनिस और उर्वशी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बारिश देख रहे थे। डेनिस उर्वशी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर खड़ा था। दोनों इस पल में बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। यहाँ कोई कबाब में हड्डी बनने वाला नहीं था। डेनिस के हाथ उर्वशी के पेट पर चल रहे थे। उसके सेक्सुअल टच से उर्वशी की दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो गई थीं। डेनिस अपनी दाईं हाथ की एक उंगली को उर्वशी की नेवल के आसपास इस तरह घुमा रहा था कि उर्वशी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। डेनिस डेविलिश स्माइल के साथ उर्वशी के कंधे पर किस करके कहता है, वाइफी, आज हमें प्यार करने से रोकने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना इस हसीन रात को अपने प्यार के रंगों से रंग दें। उर्वशी को अपने कंधे पर डेनिस की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। वह भी कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी जब वह अपने हस्बैंड के साथ सुकून से प्यार कर सके। डेनिस धीरे धीरे उर्वशी के नरम होठों की तरफ बढ़ने लगा। उर्वशी शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। डेनिस उर्वशी के गाल पर अपना गाल रगड़ते हुए सेक्सुअल वॉइस में कहता है, वाइफी, आज तुम्हें ऐसे प्यार करूंगा कि मेरे अलावा किसी और मर्द की तरफ देखोगी भी नहीं। फिर डेनिस उर्वशी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे दीवानों की तरह चूमने लगता है। उसका एक हाथ उर्वशी की गोरी पीठ पर सेक्सुअली चल रहा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर कसकर रखा था। उर्वशी के दोनों हाथ डेनिस के बालों में चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद डेनिस उर्वशी के होठों को छोड़ता है। उर्वशी गहरी सांसें ले रही थी। डेनिस भी उर्वशी को ऊपर से नीचे तक बेहद इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसने धीरे धीरे उर्वशी की साड़ी उतारकर उसे उसके शरीर से अलग कर दिया। एक बार फिर से डेनिस ने उर्वशी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बिना किस ब्रेक किए उसे बेड तक ले आया। डेनिस उर्वशी के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। 15 मिनट बाद वह उर्वशी के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर आ गया। वह वहां किस और बाइट करता हुआ धीरे धीरे उसके कॉलर बोन तक आ गया। फिर वह दोबारा उर्वशी के होठों को चूमने लगा। डेनिस ने उर्वशी के हाथ पकड़कर उन्हें बेड पर दबा दिया। इस वक्त उर्वशी डेनिस और बेड के बीच में दबी हुई थी। डेनिस अभी भी उसके होठों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि उर्वशी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर उसने उसके होठों को छोड़ा और ब्लाउज के स्ट्रैप को कंधे से नीचे सरकाकर वहां किस और बाइट करने लगा। साथ ही
उसका एक हाथ उर्वशी के पूरे बदन को सेक्सी तरीके से सहला रहा था। डेनिस उर्वशी की गर्दन पर बाइट करने लगा, जिससे उर्वशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब उसके मुंह से मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगी, जो डेनिस को पूरी तरह अपने काबू से बाहर कर रही थी। डेनिस ने एक ही झटके में उर्वशी के बचे हुए कपड़े भी उतारकर फर्श पर फेंक दिए। इस वक्त उर्वशी डेनिस के सामने अपनी पिंक इनरवियर में थी। डेनिस उर्वशी के चेहरे को चूमते हुए धीरे धीरे उसके पेट तक आ गया और उसकी नेवल के पास लिक और सक करने लगा। अब उर्वशी भी धीरे धीरे बहकने लगी थी। डेनिस उत्तेजित होकर उर्वशी के पेट पर बाइट करने के बाद नीचे की ओर बढ़ गया। उर्वशी की सिसकियां अब बहुत तेज हो चुकी थीं। उसके नाखून डेनिस की पीठ में गड़ रहे थे, लेकिन डेनिस डेविलिश स्माइल के साथ ऊपर उठकर उर्वशी को देखने लगा। उर्वशी उसकी इंटेंस नजरों को खुद पर महसूस कर शर्म से लाल हो गई। एक बार फिर डेनिस के होंठ उर्वशी के शरीर के हर हिस्से को बेसब्री से चूमने लगे। उर्वशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हर स्पर्श को महसूस करने लगी। डेनिस ने उर्वशी को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करना शुरू कर दिया। उर्वशी गहरी सांसें लेते हुए आह भर रही थी। तभी जब डेनिस उसके बचे हुए कपड़े उतारने लगा, उर्वशी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। डेनिस ने कंफ्यूज होकर उर्वशी को देखा। उर्वशी शर्माते हुए धीरे से बोली, डेनिस जी, ब्लैंकेट। डेनिस उसकी बात समझ गया और उसने खुद को और उर्वशी को एक ब्लैंकेट से कवर कर लिया। पूरे रूम में उर्वशी की मदहोश करने वाली सिसकियां गूंज रही थीं। कुछ देर बाद ब्लैंकेट से एक हाथ बाहर निकला और बचे हुए कपड़े फर्श पर गिरने के बाद वह हाथ वापस ब्लैंकेट के अंदर चला गया। रूम में उर्वशी की सिसकियों और पैशनेट आवाजों की गूंज बढ़ती जा रही थी। इस वक्त डेनिस और उर्वशी अपनी प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे। दूसरी ओर विक्रांत अपने कमरे में लेटा हुआ था और अंशा के साथ बिताए गए प्यार भरे पलों को याद कर रहा था। तभी सैंडी ठीक अंशा के स्टाइल में सोते हुए बेड से सीधा विक्रांत के ऊपर आकर लेट गई। उसने अंशा की ही तरह 3 बार विक्रांत की छाती पर अपना चेहरा रब किया और फिर विक्रांत की छाती में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। विक्रांत सैंडी की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। फिर विक्रांत ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जयपुर महल डाइनिंग हॉल में सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। अंशा ने देखा कि महल को भव्य तरीके से सजाया जा रहा था, जैसे किसी की शादी या सगाई हो। अंशा ने अपने पास बैठे पीयूष से पूछा, ये सब किस लिए हो रहा है? पीयूष ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, होने वाली भाभी जी, आज आपकी और बड़े भैया की सगाई है। कल हल्दी, मेहंदी, संगीत और बैचलर पार्टी होगी और परसों आपकी शादी। पीयूष की बात सुनकर अंशा हैरान रह गई। वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी होकर बोली, हेलो एवरीवन, शादी की इतनी जल्दी क्यों? पहले मुझे और बड़े राजकुमार को एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए, फिर शादी भी हो जाएगी। मोहिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम्हें अपने डैड की पसंद पर भरोसा नहीं है, या फिर तुम्हें पहले से कोई और पसंद है? वैसे भी अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम अपने डैड के फैसले का अपमान करके यह शादी तोड़ सकती हो, लेकिन याद रखना, हमारे बड़े राजकुमार के लिए लाखों रिश्ते तैयार हैं। महल को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। शाम का वक्त हो चुका था। तभी महल के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है। उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड उतरते हैं। एक बॉडीगार्ड BMW का दरवाजा खोलता है और उसमें से एक बेहद हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी वाला आदमी बाहर आता है। उसने ब्लैक कलर का कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्रांडेड वॉच, बेल्ट और शूज पहने हुए थे। उसके रेशमी बाल जेल से सेट थे। वह आदमी देखने से ही खानदानी अमीर लग रहा था। जैसे जैसे वह महल के अंदर कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वहाँ मौजूद लोग बड़े राजकुमार की जय हो के नारे लगाने लगे। बड़े राजकुमार पूरे एरोगेंट अंदाज में चलते हुए सीधे महल के आलीशान स्टडी रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पहले से ही परिवार के सभी बड़े मौजूद थे। बड़े राजकुमार सबसे पहले अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर बहुत ही कोल्ड वॉइस में अपनी माँ यानी महारानी से पूछते हैं, आपने तो कहा था कि दादू की तबीयत बहुत खराब है और वह मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े राजकुमार बहुत गर्म स्वभाव के थे। पूरे घर में वह सिर्फ अपने दादा की बात मानते थे, किसी और की नहीं। इसलिए उनकी शादी की बात करने की जिम्मेदारी गजेंद्र जी को सौंपी गई थी। गजेंद्र जी बड़े राजकुमार के कंधे पर हाथ रखकर अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, बेटा,
हम चाहते हैं कि अब आप शादी कर लें और हमने आपके लिए एक लड़की भी पसंद की है। 1 घंटे बाद आपकी सगाई है। बड़े राजकुमार अपने परिवार के सभी बड़ों को अपनी पैनी नजरों से देखते हुए कहते हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया। गजेंद्र जी, अंशा की तस्वीर बड़े राजकुमार को पकड़ाते हुए कहते हैं, एक बार लड़की की तस्वीर देख लीजिए। अगर आपको लड़की पसंद नहीं आई तो हम आप पर शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। बड़े राजकुमार अंशा की तस्वीर को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। वहीं पूरा परिवार बस भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि बड़े राजकुमार को अंशा पसंद आ जाए। 5 मिनट तक तस्वीर देखने के बाद बड़े राजकुमार डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, अद्भुत, अति सुंदर, मैं शादी के लिए राजी हूँ। पूरा परिवार हैरान था। शादी के नाम से दूर भागने वाला उनका खूंखार बेटा महज तस्वीर देखकर शादी के लिए मान गया। महारानी मुस्कुराते हुए बड़े राजकुमार के कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, हम जानते थे कि अंशा तुम्हें पसंद आएगी। अब जाकर तैयार हो जाओ, हमने तुम्हारी शेरवानी तुम्हारे कमरे में रखवा दी है। बड़े राजकुमार वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी दादी उनसे पूछती हैं, बेटा, वो नालायक दोस्त आया कि नहीं? क्या नाम है उसका? बड़े राजकुमार शांत आवाज में जवाब देते हैं, डेनिस। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ डेनिस, अगर तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हारी शादी में नहीं होगा तो फिर वह काहे का दोस्त? भूषण स्माइल करते हुए बड़े राजकुमार के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ओबरॉय खानदान के बड़े बेटे की शादी है। ये शादी हम ऐसी करेंगे कि दुनिया इसे हमेशा याद रखेगी। क्यों विक्रांत बेटा? उफ, हमारे बड़े राजकुमार। विक्रांत रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, जी चाचू, यह शादी सबको जिंदगी भर याद रहने वाली है। विक्रांत का इशारा अंशा की तरफ था। फिर रहस्यमयी स्माइल करते हुए वह स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं। अंशा इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी। मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार करके जा चुकी थी। उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था जिस पर सिल्वर वर्क किया गया था। उसके बालों का मैसी बन बना हुआ था, कानों में बड़े बड़े झुमके थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और दोनों हाथों में चूड़ियां झिलमिला रही थीं। उसकी कमर पर खूबसूरत कमरबंद भी बंधा हुआ था। इस वक्त अंशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर सांस लेना भूल जाए, और उसके ऊपर से उसकी हरी आंखें जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थीं। अंशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और आईने में खुद को देखते हुए रोते रोते बुदबुदाई, डैडी, आप मुझे कहाँ फंसा कर चले गए? कम से कम एक बार तो बता देते कि आपने मेरी शादी बचपन में ही पक्की कर दी थी। अगर मुझे यह पता होता तो मैं विक्रांत सर से प्यार ही ना करती। अगर उन्हें कहीं से पता चल गया कि मैं जयपुर के बड़े राजकुमार से शादी कर रही हूँ तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। अंशा रोते रोते खुद को आईने में देखती रही, फिर कुछ सोचकर खुद से ही कहने लगी, विक्रांत सर को यही सजा मिलेगी। उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मेरे मम्मी पापा को परेशान किया, मेरे डैड पर घटिया इल्जाम लगाए, और ये शादी अगर मेरे डैड ने तय की थी तो मैं ये शादी जरूर करूंगी। मैं विक्रांत सर से नहीं डरती। अंशा ने टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछे और अपना मेकअप ठीक करने लगी। तभी उसके कानों में एक क्यूट आवाज आई, बेबी डॉल लग रही हो, या कहूँ चांद का टुकड़ा। अंशा पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके सामने एक हल्के भूरे रंग का बिल्ली का बच्चा खड़ा था जो बिल्कुल सैंडी जैसा दिख रहा था। उसके गले में डायमंड का खूबसूरत कॉलर था। अंशा ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, अब तुम कौन हो? बिल्ली का बच्चा फुदकते हुए ड्रेसिंग टेबल पर आकर बैठ गया और अपनी क्यूट आवाज में रौब से बोला, मैं इस रियासत का छोटा राजकुमार बिल्लू और इस रियासत का होने वाला महाराज तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ। अगर इस महल में खुलकर जीना चाहती हो तो मुझसे बना कर रखो, वरना महाराज बनते ही तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। अंशा को बिल्लू की क्यूट बातों पर बहुत प्यार आया। उसने उसे गोद में उठाकर उसके माथे पर एक प्यार भरा किस दिया। बिल्लू पहले तो शर्मा गया, फिर खुद को आईने में देखने लगा। उसके माथे पर अंशा के होंठों के निशान नजर आ रहे थे। बिल्लू घबराई हुई आवाज में बोला, ओ पागल लड़की, मुझे बिग ब्रदर के हाथों मरवाना चाहती हो? उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी चीज को कोई छुए या देखे, और अब जब वो तुमसे शादी कर रहे हैं तो तुम भी उनकी चीज हो गई हो। अगर बिग ब्रदर ने मेरे माथे पर तुम्हारे होंठों के निशान देख लिए तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। जल्दी से इसे साफ करो। अंशा जानबूझकर उसकी कमर पर भी एक किस करते हुए बोली, तुम तो होने वाले महाराज हो, फिर तुम डर क्यों रहे हो? बिल्लू ने गुस्से से अंशा को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो। तभी अर्पिता तैयार होकर अंशा को देखने आई।
बिल्लू को अंशा के पास देखकर उसने हंसते हुए कहा, ये जनाब आपके साथ है। और मॉम अपने लाडले के लिए परेशान हो रही थी। बिल्लू ने अंशा को जीप चिढ़ाई और भागते हुए सीधे महाराज और महारानी के कमरे में पहुंच गया। महारानी ने बिल्लू को गोद में उठाकर प्यार से कहा, बेटा आप कहाँ थे? मामी कब से आपके लिए परेशान हो रही थी। महाराज ने पीछे से महारानी को बाहों में भर लिया और उनकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन देते हुए बोले, वैदेही जी अपने लाडले को जल्दी तैयार करवा दीजिए। हमें जाकर देखना है कि हमारे बड़े साहबजादे सगाई के लिए तैयार हुए या नहीं। उधर विक्रांत तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। उसने अपने पीछे खड़े रंजीत को कोल्ड वॉइस में आदेश दिया, रंजीत जल्द से जल्द पता करो कि अंशा यहाँ कैसे पहुंची और मेरे परिवार वाले उसकी शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हैं। रंजीत ने सिर झुकाकर कहा, बॉस मैंने पहले ही पता कर लिया है कि अंशा मैम को अक्षय के चंगुल से बचाकर छोटे बॉस लेकर आए थे। बाकी की जानकारी भी जल्द ही निकाल लूंगा। विक्रांत इस वक्त बेहद गुस्से में था, यह सोचकर कि अंशा ने किसी और से शादी करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वह धीमे से बुदबुदाया, स्वीट हार्ट तुमने अपने हब्बी को छोड़कर जयपुर रियासत के बड़े राजकुमार को चुना है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। नीचे हॉल में सभी मेहमान सगाई समारोह के लिए इकट्ठा हो चुके थे। विक्रांत और अंशा की सगाई में बड़े राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और मीडिया के लोग भी शामिल हुए थे। इसी बीच पंडित वेद प्रताप भी समारोह में पहुंचे। उन्होंने महाराज रघुवेंद्र और महारानी वैदेही से कहा, महाराज हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। महाराज ने वेद प्रताप जी को आदर पूर्वक काउच पर बैठने का इशारा किया और पूछा, कहिए क्या जरूरी बात है। वेद प्रताप जी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज शादी से पहले अंशा बड़े राजकुमार का चेहरा नहीं देख सकती। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके बाद सगाई से पहले एक छोटी सी पूजा रखी गई, जिसमें अंशा को छोड़कर सभी लोग शामिल हुए। पूजा समाप्त होने के बाद रघुवेंद्र जी और वैदेही वेद प्रताप जी के साथ बिना किसी को बताए कहीं चले गए थे। वहीं गजेंद्र जी और भूषण जी सगाई में आए मेहमानों का ध्यान रख रहे थे। विक्रांत स्टेज पर खड़ा था और डेनिस से फोन पर बात कर रहा था। स्वीट हार्ट मिल चुकी है, तुम सबको लेकर परसों जयपुर आ जाना। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद विक्रांत बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब अंशा उसके सामने आएगी। वह सोच रहा था कि उसे देखकर अंशा कैसी प्रतिक्रिया देगी। अपनी जेब में हाथ डालते हुए उसने मन में कहा, स्वीट हार्ट आज रात तुम्हें इस तरह अपना बनाऊंगा कि अगले 7 जन्मों तक भी मुझे छोड़कर किसी और मर्द की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। विक्रांत इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसकी दोनों बहनें वहां आ गईं और उससे लिपट गईं। अर्पिता शिकायती लहजे में बोली, बिग ब्रदर आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती। ना आप हमसे मिलने आते हैं, ना ही फोन करते हैं। विक्रांत अर्पिता के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, बच्चे तुम तो जानती हो ना, तुम्हारा बिग ब्रदर बहुत बिजी इंसान है। वहीं उसकी छोटी बहन भी शिकायत करने लगी, बिग ब्रदर आपको पता है आपके यहाँ ना होने का सबसे ज्यादा फायदा बिल्लू और पीयूष भाई उठाते हैं। ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं। उस बिल्लू ने तो मेरा एक प्रोजेक्ट अपने पंजों से फाड़कर रख दिया था। विक्रांत ने अपनी छोटी बहन के बालों को चूमते हुए सख्त आवाज में कहा, मेरी राजकुमारी को परेशान करने वालों की खैर नहीं। वैसे वो दोनों बिगड़े हुए राजकुमार कहाँ हैं? तभी पीयूष बिल्लू को अपनी गोद में लिए हुए विक्रांत के पास पहुंचा। विक्रांत को देखते ही बिल्लू अपनी आंखें टिमटिमाते हुए म्याऊं म्याऊं करने लगा। पीयूष विक्रांत को गले लगाकर बोला, बिग ब्रदर आप कैसे हैं? विक्रांत ने उसकी कान पकड़ते हुए रौबदार आवाज में कहा, तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी राजकुमारी को तंग करते हो। अगर अगली बार सौम्या को परेशान किया तो उल्टा लटका कर मारूंगा। पीयूष ने सौम्या को कनखियों से देखते हुए कहा, बिग ब्रदर आप तो हमेशा इस सौम्या का ही पक्ष लेते हैं। मैं भी तो आपका कुछ लगता हूँ, मुझे भी थोड़ा प्यार कर लिया करो। विक्रांत ने पीयूष की पीठ सहलाते हुए मजाक में कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारी वो 1 दर्जन गर्लफ्रेंड्स हैं। सौम्या बिल्लू को अपनी गोद में लेते हुए बोली, बिग ब्रदर अगर आप इस बिल्लू की हरकतें सुनेंगे तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। विक्रांत ने सर्द निगाहों से बिल्लू की ओर देखते हुए पूछा, अब इस जनाब ने क्या गुल खिला दिया? अर्पिता हंसते हुए बोली, बिग ब्रदर मैं बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले बिल्लू जिद करके सौम्या के साथ कॉलेज गया था। वहाँ ये लेडीज वॉशरूम में झांकते पकड़ा गया। विक्रांत ने गुस्से से बिल्लू को घूरा तो बिल्लू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया। अर्पिता हंसते हुए फिर बोली,
बिग ब्रदर, इसकी एक और कारस्तानी बाकी है। उसने बिल्लू के माथे की ओर इशारा किया तो विक्रांत ने उसके माथे पर होंठों के निशान देखे। अर्पिता मजाक में बोली, बिग ब्रदर, ये होंठों के निशान आपकी होने वाली वाइफ के हैं। विक्रांत ने गुस्से में बिल्लू को घूरा तो वह डर के मारे सौम्या की गोद से कूदकर मामी मामी करता हुआ भाग गया। दूसरी ओर महल के बाहर वेद प्रताप जी, रघुवेंद्र जी और वैदेही जी के साथ महल के चारों कोनों में सोने का नारियल गड़वा रहे थे। जब यह कार्य पूरा हुआ तो वैदेही जी ने वेद प्रताप जी से पूछा, पंडित जी, ये सब किस लिए? वेद प्रताप जी गंभीर स्वर में बोले, वह इस शादी को रोकने की कोशिश जरूर करेगी। यह उपाय उसे शादी से दूर रखने के लिए किया गया है। और हाँ, अंशा को शादी तक महल से बाहर भी नहीं जाने देना है। अब महल में लौट चलना चाहिए, सगाई का वक्त हो चुका है। वहीं महल में विक्रांत की नजरें बस सीढ़ियों की ओर टिकी थीं। वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब अंशा को अपने सामने देख सकेगा। लेकिन जब मोहिनी और कुमुद जी अंशा को लेकर आईं, तो विक्रांत खुद ही शॉक्ड रह गया। अंशा के चेहरे पर लंबा घूंघट था जिससे उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। पीयूष ने विक्रांत के कंधे पर सिर रखकर मजाक में कहा, भाई अंशु, आपका चेहरा शादी तक नहीं देख सकती। इसका मतलब आपको उनसे नजरें मिलाने के लिए शादी तक का इंतजार करना होगा। विक्रांत ने ठंडी आवाज में पूछा, ये फालतू रूल किसने बनाया? तभी उसकी माँ वहां आई और बोली, बेटा, ये बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी और अंशु की शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। विक्रांत अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया। ओके मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह डेविल स्माइल के साथ सोच रहा था, अब तो और मजा आएगा स्वीट हार्ट। अब देखो तुम्हारा ठरकी हबी क्या करता है। मोहिनी और कुमुद जी अंशा को स्टेज पर लाकर विक्रांत के बगल में खड़ा कर देती हैं। अंशा घूंघट में रो रही थी और बड़बड़ा रही थी, इन लोगों ने तो मुझे जोकर बना दिया है। बस जोकर वाला मेकअप ही बाकी है। इतने लंबे घूंघट में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डैडी, आप मुझे किन पागलों के बीच फंसा कर चले गए? तभी एक नौकर अंगूठी लेकर आया और वैदेही जी की ओर देखा। वैदेही जी ने विक्रांत को अंगूठी दी और अंशा को पहनाने के लिए कहा। विक्रांत ने बिना देर किए अंशा को अंगूठी पहना दी और फिर उसे गले लगा लिया। जैसे ही विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में लिया, उसने उसकी पीठ पर सेक्सुअली अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। अंशा को उस स्पर्श का एहसास हो गया था। यह स्पर्श तो विक्रांत का ही था। अंशा खुद से हैरान होते हुए बोली, विक्रांत सर। वह अपना घूंघट उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वैदेही जी उसे ऐसा नहीं करने देती। वहीं पूरा परिवार बहुत खुश था। आखिर उनका खूंखार राजकुमार सबके सामने अंशा को गले लगा रहा था। वैदेही जी अंशा को रिंग देती है और अंशा भी विक्रांत को रिंग पहना देती है। तभी उसकी आंखों में रुके हुए आंसू छलक पड़ते हैं। विक्रांत और अपने बीते हुए अतीत से हर नाता तोड़ने का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। उसके आंसू विक्रांत की उंगलियों पर गिर रहे थे। चारों ओर तालियां गूंजने लगती हैं। सौम्या, अंकिता, पीयूष और प्रशांत हूटिंग करने लगते हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और इस वक्त स्टेज पर सिर्फ विक्रांत और अंशा ही रह जाते हैं। अंशा अब भी रो रही थी। तभी विक्रांत अपनी आवाज बदलकर गंभीर लहजे में कहता है, आप इस रियासत की होने वाली महारानी हैं। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते और आपको खुद को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके अपने हैं। फिर विक्रांत उसे काउच पर बैठा देता है। उसकी बातें सुनकर अंशा प्रभावित हो जाती है और खुद से सोचती है, बड़े राजकुमार कितने अच्छे और जेंटलमैन हैं। मेरे डैड ने मेरे लिए एकदम सही लड़का चुना है। लेकिन अगले ही पल विक्रांत उसकी बगल में बैठकर उसकी कमरबंद में अपनी उंगली उलझाकर उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके कान में धीमी मगर उत्तेजक आवाज में कहता है, उफ, आपकी ये गोरी मक्खन जैसी कमर, हमारा मन तो अभी आपके साथ फर्स्ट नाइट मनाने का कर रहा है। अंशा अपने जेंटलमैन की इस हरकत पर चौंक जाती है और फौरन विक्रांत से थोड़ा दूर हटकर कहती है, अगर आप शादी से पहले मेरे करीब आए तो मैं वैदेही आंटी से आपकी शिकायत कर दूंगी। विक्रांत उसकी कमर पर हल्की चुटकी काटते हुए मुस्कुराकर कहता है, आप हमें अभी जानती नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रही हैं। तभी उसकी माँ आकर अंशा को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए ले जाती है। विक्रांत अंशा को जाते हुए देखकर हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, स्वीट हार्ट, आज रात तुम्हें तुम्हारे बड़े राजकुमार जन्नत की सैर पर ले जाने वाले हैं। सगाई की पार्टी में एक शानदार डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। हर कोई पार्टी को एंजॉय कर रहा था
लेकिन बेचारी अंशा घूंघट में छिपकर रो रही थी। बड़े राजकुमार तो ठरकी लग रहे हैं। मैं क्या करूं? भगवान, आपको क्या मैं ही मिली थी पागल बनाने के लिए? पहले विक्रांत सर और अब ये बड़े राजकुमार। अंशा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है, बड़े राजकुमार का स्पर्श बिल्कुल विक्रांत सर जैसा है, लेकिन आवाज अलग है। अचानक उसका दिमाग चकराने लगता है। वह फर्श पर बैठकर रोने लगती है। मेरा दिमाग फट जाएगा। रोते रोते वह बिना खाना खाए ही सो जाती है। रात के 12 बजे तक सगाई की पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन विक्रांत अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा अंशा के कमरे में पहुंच जाता है। वह डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है अंशा बेड पर खुद में सिमटी हुई सो रही थी। इस वक्त वह एक नन्हे से क्यूट खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी। विक्रांत उसके पास बैठकर उसके माथे पर हल्का सा किस करता है और फुसफुसाता है, मेरी क्यूट खरगोशनी। फिर वह उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, ये आंसू तुमने खुद चुने हैं। बस एक दिन की और लुका छिपी बाकी है। विक्रांत की नजर उसके गुलाबी कोमल होठों पर टिक जाती है। वह शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। कमरे की सभी लाइट्स वह नाइट स्टैंड पर रखे रिमोट से बंद कर देता है। विक्रांत उसके नीचे वाले होंठ को हल्के से चूसता है। अंशा हल्की कसमसाती है, लेकिन थकान के कारण ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाती और गहरी नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद विक्रांत उसे छोड़ देता है और उसकी बाहों में भरकर कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें छकने के लिए तड़प रहा हूँ। बस एक और रात, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अंशा नींद में करवट बदलते हुए विक्रांत के ऊपर चढ़कर सो जाती है। विक्रांत उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, माँ और बेटी को बिस्तर से ज्यादा मेरे ऊपर सोना अच्छा लगता है। अंशा नींद में ही बुदबुदाती है, मेरे विक्रांत सर वर्ल्ड बेस्ट हबी हैं। आई लव यू मेरे ठरकी हबी। विक्रांत उसकी पीठ सहलाते हुए मुस्कुराकर कहता है, स्वीट हार्ट, सो जाओ। अंशा हल्की मुस्कान के साथ और गहरी नींद में चली जाती है। उधर महल के महाराज और महारानी के कमरे में महाराज रघुवेंद्र सिंह काउच पर बैठे लैपटॉप पर कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। तभी महारानी वैदेही जी उनके लिए कॉफी लेकर आती हैं और कप देते हुए कहती हैं, रघुवेंद्र जी, आप ऑफिस का काम सुबह भी कर सकते थे। अब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपकी उम्र हो चुकी है। रघुवेंद्र सिंह हल्की मुस्कान के साथ कॉफी का कप टेबल पर रखते हैं और वैदेही जी की कलाई पकड़कर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। फिर धीमी मगर मोहक आवाज में कहते हैं, वैदेही जी, आप भूल गयी, आज भी हम बिस्तर पर आपकी चीखें निकाल देते हैं। वैदेही जी हल्के से मुस्कुराकर उनके सीने पर मारती हैं और बालकनी की ओर चली जाती है। रघुवेंद्र भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे जाते हैं और पीछे से उन्हें अपनी बाहों में भरकर कहते हैं, वैदेही जी, आज हमारा आपको प्यार करने का मन कर रहा है और आज हमारा लाडला बिल्लू भी अपने दादा दादी के साथ सो रहा है। तभी वैदेही जी कांपती आवाज में कहती है, रघुवेंद्र जी, वहाँ महल के मेन गेट के पास देखिए। रघुवेंद्र गेट की ओर देखते हैं और देखते ही सख्त हो जाते हैं। महल के मुख्य द्वार पर कई काली परछाइयां भटक रही थीं। वे महल में घुसने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वेद प्रताप जी के उपायों के कारण अंदर नहीं आ पा रही थीं। रघुवेंद्र गंभीर स्वर में कहते हैं, वैदेही जी, आप इस बारे में परिवार के किसी और सदस्य को नहीं बताएंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की शादी का रंग किसी बुरी शक्ति के कारण फीका पड़े। अब चलिए, रात बहुत हो चुकी है। लेकिन वे काली परछाइयां लगातार महल के उस कमरे को घूरे जा रही थीं, जहां अंशा सो रही थी। एक सुहानी सुबह के साथ महल में विक्रांत और अंशा की हल्दी फंक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। हल्दी का फंक्शन बाहर गार्डन में रखा गया था, जिसे पीले फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। स्टेज भी बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और सभी ने हल्दी की रस्म के अनुरूप पीले रंग के कपड़े पहने थे। वहीं विक्रांत अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान थी। आज विक्रांत ने सिंपल येलो कुर्ता पहना था और उसके बाल स्टाइलिश तरीके से सेट किए हुए थे। कुर्ते में उसकी मस्कुलर बॉडी उभर कर आ रही थी, जिससे कोई भी लड़की उस पर मोहित हो सकती थी। वह अपनी कलाई पर वॉच बांधते हुए खुद से ही कहता है, स्वीट हार्ट, आज तुम्हारे बड़े राजकुमार ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, बी रेडी। तभी विक्रांत के कमरे में पीयूष और प्रशांत आते हैं। पीयूष उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है,
क्या बात है बिग ब्रदर, आज तो कहर ढा रहे हो। तुम्हारी बेचारी वाइफ तो तुम्हारी हैंडसमनेस देखकर खुद को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन बाकी लड़कियां जरूर अपनी आंखें सेंकने वाली हैं। विक्रांत उसे घूरता है तो पीयूष तुरंत बात बदलकर कहता है, बिग ब्रदर जल्दी चलिए, आपको हल्दी की रस्म के लिए बुलाया जा रहा है। विक्रांत पीयूष का कान पकड़ते हुए हल्के मजाकिया लहजे में कहता है, छोटे राजकुमार बड़े हो जाओ, वरना उल्टा लटकाकर बहुत मारूंगा। इसके बाद तीनों गार्डन में पहुंचते हैं। वैदेही जी विक्रांत को स्टेज पर रखी चेयर पर बैठाती है। स्टेज के बीच में पर्दा लगा था, जिसके दूसरी तरफ अंशा बैठी थी। अंशा ने हल्दी के लिए पीले रंग का लहंगा पहना था, उसके बालों का मेसी बन बना हुआ था और उसने फूलों की ज्वेलरी पहनी थी। वह इस समय किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी। सभी मेहमान उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे। सबसे पहले विक्रांत को हल्दी लगाई जाती है। दादा दादी, फिर उसके माता पिता और अन्य सभी मेहमान बारी बारी से उसे हल्दी लगाते हैं। वहीं पीयूष विक्रांत को हल्दी लगाते हुए मजाक में कहता है, बिग ब्रदर थोड़ा स्माइल कर लो, ये तुम्हारी ही हल्दी है, हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विक्रांत उसे कोल्ड लुक देता है, जिससे डरकर पीयूष तुरंत वहां से भाग जाता है। इसी दौरान विक्रांत पर्दे की ओट से अंशा को देख रहा था। उधर अंशा को भी सबसे पहले उसकी दादी, फिर उसकी माँ और चाची हल्दी लगाती हैं। उसके बाद बाकी सभी महिलाएं उसे हल्दी लगाती हैं। 1 घंटे में हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है, लेकिन अंशा अब भी विक्रांत के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी बिल्लू अंशा के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाता है और मजाक में कहता है, बेबी डॉल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ जैसे हैंडसम लड़के से शादी न कर पाने का बहुत दुख है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तुम्हारी किस्मत में मेरे बिग ब्रदर लिखे थे, वो भी ठीक ठाक हैंडसम है, पर मेरे आगे फीके ही हैं। वहीं विक्रांत पर्दे की ओट से बिल्लू को अंशा की गोद में बैठे देख रहा था। अंशा नखरे दिखाते हुए झूठ मूठ रोने लगती है। मुझे तो किसी ने मेरे बड़े राजकुमार की शक्ल ही नहीं देखने दी, तो मुझे क्या पता उनकी शक्ल बंदर जैसी है या गधे जैसी। बिल्लू उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगता है। उधर विक्रांत बिल्लू की क्यूट हंसी की आवाज सुनकर अपनी आवाज बदलकर कहता है, छोटे राजकुमार, आप अपनी भाभी जी के साथ कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक नहीं कर रहे? विक्रांत की आवाज सुनते ही बिल्लू डरकर मामी मामी कहते हुए वैदेही जी के पास भाग जाता है। वहीं अंशा विक्रांत से नखरे दिखाते हुए कहती है, मिस्टर बड़े राजकुमार, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जो फर्स्ट नाइट के सपने देख रहे हैं वो कम से कम 2-3 साल तक सिर्फ सपने ही रहेंगे, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो। अंशा इतना कहकर चुप हो जाती है तो विक्रांत मुस्कुराकर आगे कहता है, अगर मैंने जबरदस्ती की तो तुम भी पूरा साथ दोगी? विक्रांत की बात सुनकर अंशा आंटी आंटी कहते हुए वैदेही जी के पास भाग जाती है। विक्रांत अंशा की हरकत देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम बस देखती जाओ, मैं आगे क्या करने वाला हूँ। उधर वैदेही जी अंशा को खुद अपने हाथों से खाना खिला रही थीं और साथ में डांट भी रही थीं कि उसने कल खाना क्यों नहीं खाया था। विक्रांत की माँ भी अंशा पर ढेर सारा प्यार लुटा रही थी। इससे विक्रांत, अर्पिता, पीयूष या सौम्या को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अगर किसी को तकलीफ हो रही थी तो वो था बिल्लू। वैदेही जी अगर किसी और को प्यार करती थीं तो बिल्लू नाराज होकर खाना नहीं खाता था। उधर रघुवेंद्र जी बिल्लू को अपनी गोद में लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर रहे थे। तभी बिल्लू म्याऊं म्याऊं करके उन्हें पीछे देखने का इशारा करता है। रघुवेंद्र जी उसकी बात समझकर जब पीछे देखते हैं तो वे वैदेही जी के पीछे पीयूष और प्रशांत को कुछ लड़कियों के साथ नैन मटक्का करते हुए देख लेते हैं। यहाँ आपका पूरा पैराग्राफ सही वर्तनी और व्याकरण के साथ लिखा गया है। रघुवेंद्र जी बिल्लू के माथे पर किस करके बोले, थैंक यू बेटा, इन दोनों नालायकों को पकड़वाने के लिए। मैंने इन्हें मेहंदी और संगीत के फंक्शन की सभी तैयारियां देखने को कहा था और ये यहाँ लड़कीबाजी कर रहे हैं। चलो अब इनकी क्लास लेते हैं। बिल्लू मन ही मन सोचने लगा, पापा, क्लास तो बेबी डॉल की लेनी थी, वो मेरी मामी को चुरा रही है। उधर वैदेही जी अंशा को खाना खिलाकर उसके कमरे में शावर लेने के लिए छोड़ आती है। अंशा भी बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। उसी समय विक्रांत भी अंशा के कमरे में पहुंचता है। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनकर वह शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, बड़े राजकुमार इज कमिंग। फिर विक्रांत डुप्लीकेट चाबी से बाथरूम का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंशा शावर के नीचे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी, बेखबर कि कोई उसके करीब आ रहा है।
विक्रांत अपनी डेविल स्माइल के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। अचानक विक्रांत अंशा की आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांध देता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि अंशा को कुछ समझ ही नहीं आता। वह घबराते हुए बोलती है, कौन है? विक्रांत एक हाथ से अंशा के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर देता है और उसे दीवार से सटा देता है। वह ऊपर से नीचे तक उसे निहारने लगता है, जिससे उसका खुद पर काबू खोने लगता है। अंशा अभी भी डरी हुई आवाज में पूछती है, कौन है? प्लीज मुझे छोड़ दो। विक्रांत अपनी आवाज बदलकर उसके कान में बेहद धीमे और कामुक स्वर में कहता है, हम हैं आपके बड़े राजकुमार। सोच रहा हूँ क्यों ना पानी की बचत करते हुए आपके साथ ही शावर ले लूं। अंशा छटपटाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? छोड़िए मुझे वरना। लेकिन विक्रांत उसकी बात पूरी नहीं होने देता और तुरंत उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वह पैशनेट तरीके से उसे चूमने लगता है, जबकि अंशा अपने नाजुक पैरों से विक्रांत को धक्का देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। विक्रांत को अंशा की यह बगावत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में उसके होंठों पर हल्की बाइट कर देता है। अंशा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत की ताकत के आगे उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। विक्रांत का एक हाथ उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था, जिससे अंशा असहज महसूस करने लगती है। विक्रांत उसे फ्रेंच किस करना चाहता था, लेकिन अंशा ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए थे, जिससे विक्रांत अंदर नहीं जा पा रहा था। गुस्से में विक्रांत उसकी कमर पर जोर से चिकोटी काटता है, जिससे अंशा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रांत अपनी जीभ उसके मुंह में डाल देता है और उसकी जीभ से खेलने लगता है। बीच बीच में वह उसकी जीभ को हल्के से काट भी लेता है। विक्रांत अपनी किस के जरिए अंशा को अपना गुस्सा महसूस करवा रहा था। कुछ देर बाद वह और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। अंशा खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन चाहकर भी वह विक्रांत की पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंशा की यह बगावत विक्रांत को और एक्साइट कर रही थी। गुस्से में उसने अंशा के निचले होंठ पर जोर से बाइट कर दी, जिससे वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब गई। अंततः हार मानकर अंशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, अब बड़े राजकुमार ही मेरे होने वाले पति हैं, तो उन्हें रोकने का क्या फायदा। जब विक्रांत को महसूस हुआ कि अंशा अब सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही है, तो उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया। इस 25 मिनट की लंबी और वाइल्ड किस के बाद अंशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन विक्रांत वहीं नहीं रुका। उसने अंशा की गर्दन पर किस और बाइट करना शुरू कर दिया। अंशा मन ही मन रोते हुए सोच रही थी, डैडी आपने मेरे लिए कैसा लड़का पसंद किया। उधर विक्रांत अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने अंशा की दोनों टांगों को अपनी कमर पर लपेट लिया और उसके हाथों को अपनी गर्दन में डालकर एक बार फिर उसे फ्रेंच किस करने लगा। ठंडा शावर उन दोनों पर गिर रहा था और विक्रांत के हाथ उसकी पूरी बॉडी को सहला रहे थे। विक्रांत तब तक अंशा को किस करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। आखिर में जब उसने उसके होंठों को छोड़ा तो अंशा ने हाँफते हुए कहा, बड़े राजकुमार प्लीज अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन विक्रांत को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह यह सोचकर तिलमिला उठा कि अंशा किसी और के साथ रोमांस करने में कंफर्टेबल कैसे हो सकती है, लेकिन वह शायद यह भूल गया था कि वह अपनी आवाज बदल सकता है, पर अपनी छुअन को नहीं। अंशा अब तक रुकी हुई थी, क्योंकि उसे बड़े राजकुमार का स्पर्श विक्रांत जैसा ही लग रहा था। गुस्से में विक्रांत एक बार फिर से अंशा के होंठों पर झपट पड़ा और उसे फिर से किस करने लगा। उधर महल में मेहंदी और संगीत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। अर्पिता, सौम्या और अंकिता अपनी डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही थीं। इसी बीच वैदेही जी और कुमुद जी अंशा की मेहंदी की ड्रेस लेकर उसके कमरे में पहुंचती हैं और उसे रोते हुए पाती हैं। अंशा इतनी थक चुकी थी कि रोते रोते ही सो गई थी। कुमुद जी उसे देखकर बोली, कितनी मासूम है, बिल्कुल अप्सरा की तरह खूबसूरत। वैदेही जी मुस्कुराते हुए बोली, जी मामी जी। कुमुद जी थोड़ी चिंतित होकर वैदेही जी से पूछती है, बहू क्या अंशा वाकई हमारी मुसीबत को दूर कर देगी। वैदेही जी हल्की मुस्कान के साथ हामी भरती है। इसी बीच दिल्ली में डेनिस, उर्वशी, पेप्सी, सैंडी और मैंगो विक्रांत और अंशा की शादी की शॉपिंग करवा रहे थे। तभी मुंबई से विकी, दादा, नीति और मधु भी आ जाते हैं। शर्मा बंगले में भी आज काफी चहल पहल थी। सभी लोग विक्रांत और अंशा की शादी को लेकर बेहद एक्साइट थे। महल के आलीशान हॉल में मेहंदी और संगीत का फंक्शन हो रहा था।
हॉल के बीचों बीच एक स्टेज लगाया गया था, जहां अंशा बैठी अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगवा रही थी। उसने हरे रंग का शरारा पहना हुआ था, बाल खुले छोड़ रखे थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था। होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी थी और उसने फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। उसकी हरी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। दूसरी ओर काफी दूर खड़ा विक्रांत, जिसने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, फंक्शन में आई लड़कियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थीं, मगर विक्रांत की नजरें सिर्फ अपनी स्वीट हार्ट पर टिकी थीं। सभी लोग बारी बारी से डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी बीच अंशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी। तभी वहां से गुजर रहे रघुवेंद्र जी ने जब अंशा की आंखों में आंसू देखे तो वे तुरंत उसके पास आकर उसका सिर सहलाते हुए बोले, अंशा बेटा, क्या बात है? अंशा रोते हुए बोली, मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर रघुवेंद्र जी अंशा के पास बैठ गए और उसके बालों पर प्यार से किस करते हुए बोले, अंशा बेटा, आज से हम भी तुम्हारे डैड हैं, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। तभी वैदेही जी बिल्लू को गोद में लिए हुए अंशा के पास आईं और मुस्कुराते हुए बोली, रघुवेंद्र जी, अपनी बहू से क्या बातें हो रही हैं? कहीं मेरे बेटे की बुराई तो नहीं कर रहे? रघुवेंद्र जी भी मुस्कुराकर बोले, वैदेही जी, ये बाप बेटे की सीक्रेट बात है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। उधर बिल्लू अंशा को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा था, ये बेबी डॉल तो मुझसे मेरे पापा को छीन ही चुकी है। अगर बिग ब्रदर से इसकी शादी हो गई तो ये मुझसे हमेशा के लिए मेरे मम्मी पापा को छीन लेगी। मुझे कुछ करना होगा। इसी बीच सौम्या भागते हुए आई और रघुवेंद्र जी से बोली, डैड, आपको और मॉम को वेद प्रताप जी महल के मंदिर में बुला रहे हैं। इसके बाद रघुवेंद्र जी और वैदेही जी महल के मंदिर में वेद प्रताप जी से मिलने चले गए। सौम्या ने अंशा की मेहंदी देखकर कहा, वाह अंशु, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत सुंदर है। अंशा बस फीकी मुस्कान देकर रह गई। रात 9 बजे तक मेहंदी और संगीत का फंक्शन खत्म हो गया और घर के सभी यंगस्टर्स बैचलर पार्टी के लिए तैयार होने लगे। दूसरी ओर रात के अंधेरे के साथ वो काली परछाइयां भी लौट आई थीं और एक बार फिर महल में घुसने की कोशिश कर रही थीं। वहीं महल के मंदिर में रघुवेंद्र जी और वैदेही जी वेद प्रताप जी के साथ एक विशेष पूजा कर रहे थे, जिससे वे उन काली परछाइयों को कैद कर सकें। अंशा के कमरे में अर्पिता, सौम्या और अंकिता उसे बैचलर पार्टी के लिए तैयार कर रही थीं। अंशा ने काले रंग की नेट वाली साड़ी पहनी थी, जिसमें वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। बैचलर पार्टी महल के गार्डन में रखी गई थी। जैसे ही अर्पिता, सौम्या और अंकिता अंशा को पार्टी में लेकर आईं, पीयूष अपने हाथ में 4 मास्क लेकर आया और बोला, गर्ल्स, बिग ब्रदर ने बैचलर पार्टी को मास्क पार्टी में बदल दिया है, तो तुम सब भी अपने मास्क पहन लो। सौम्या ने चारों ओर देखा और कहा, बिग ब्रदर कहीं नजर नहीं आ रहे। पीयूष ने एक कोने की ओर इशारा किया, जहां लड़कियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। अंशा मास्क पहनकर बार काउंटर की ओर चली गई। अंकिता हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि अंशु जलन के मारे चली गई। अर्पिता ने अंकिता के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अंकिता बेटा, जब तेरी शादी में तेरा पति लड़कियों से घिरकर फ्लर्ट करेगा, तब तू जलन महसूस करने के बजाय उन्हें चीयर करना। अंकिता आंखें छोटी करके बोली, मैं तो उन लड़कियों की जान ही ले लूंगी। सौम्या ने चुटकी बजाकर कहा, गाइस, बकवास बहुत हो गई। आज हमारे बिग ब्रदर की आजादी की आखिरी रात है, तो चलो एंजॉय करते हैं। डांस फ्लोर पर सभी लोग बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। बैचलर पार्टी में ड्रिंक्स भी मौजूद थीं। वहीं अंशा बार काउंटर पर बैठकर गुस्से से चारों ओर देखने लगी और बड़बड़ाने लगी, साला हवासी बड़ा राजकुमार, ना जाने मेरे डैडी को इस हवासी में क्या पसंद आ गया कि बोतल से दूध पीने की उम्र में ही इससे मेरी शादी तय कर दी। गुस्से में आकर अंशा ने वाइन का गिलास उठा लिया और पीने लगी। अपना गुस्सा और दुख भूलने के लिए वह लगातार वाइन पीती रही। लड़कियों की भीड़ की ओर देखते हुए वह बुदबुदाई, अब तुम मिलोगे बेवड़ी अंशा शर्मा से। उधर विक्रांत लड़कियों को इग्नोर करके एक जरूरी फोन करने चला गया। वहीं रंजीत एक कोने में खड़ा होकर खुद से ही सोच रहा था, मैम इतने अच्छे बच्चों की तरह हर रस्म कैसे निभा रही हैं? वरना पिछली बार तो मैम ने अपनी हल्दी की रस्म को होली में बदल दिया था, मेहंदी जैकी से बिगड़वा दी थी, और संगीत में तो वाइन पीकर पूरा टप्पोरी स्टाइल डांस किया था। शादी के दिन तो बॉस का सिर फोड़कर भाग गई थी, और अब देखो। विक्रांत का गुस्सा।
जब विक्रांत पार्टी में वापस लौटा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अंशा अकेले डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी, वो भी इस गाने पर बदतमीज दिल माने ना। अंशा नशे में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसे अपनी साड़ी की भी कोई परवाह नहीं थी। वह पूरी मस्ती में डांस कर रही थी और अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल रही थी। वहीं प्रशांत ने पीयूष से कहा, पीयूष, अंशु को रोको, बिग ब्रदर उसे निगल जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। पीयूष प्रशांत की बातों को इग्नोर करके विक्रांत का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और गाना बदलने को कहता है। वहीं अंशा और विक्रांत दोनों ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। पार्टी में मौजूद सभी लोग ताली बजाकर चीयर करते हुए कहते हैं, एक रोमांटिक डांस तो दूल्हा दुल्हन का बनता है। विक्रांत को अंशा के ड्रिंक करके टपोरी डांस करने की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंशा के करीब पहुंचा, सब कुछ छूमंतर हो गया। विक्रांत ने अंशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने एकदम करीब कर लिया और उसके दोनों हाथ अपने गले में लपेट लिए। इसके बाद एक रोमांटिक गाना बजने लगा, हे दिल तुझको सुना, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जाना। विक्रांत और अंशा स्लो डांस कर रहे थे और लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बैचलर पार्टी में मौजूद हर कोई टकटकी लगाए सिर्फ उन्हें ही देख रहा था। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह विक्रांत और अंशा काफी देर तक रोमांटिक गाने पर डांस करते रहे और धीरे धीरे बाकी लोग भी उनके आसपास डांस करने लगे। तभी विक्रांत अचानक अंशा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे पार्टी से अलग पूल साइड पर ले जाता है। वहाँ अंशा को पूल के पास पड़े काउच पर लिटाकर कहता है, स्वीट हार्ट, अब तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। अंशा नशे में चूर होकर गाना गुनगुनाने लगती है, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। विक्रांत सुबह से ही अंशा को प्यार करने के लिए बेताब था और अब उसकी गोरी कमर ने उसे पूरी तरह से अपने काबू से बाहर कर दिया। विक्रांत अपना कोट उतारकर अंशा के नजदीक जाने ही वाला था कि बिल्लू, जो पूल के पास गुस्से में इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे बैचलर पार्टी में नहीं ले जाया गया था, विक्रांत को अंशा के ऊपर झुकते हुए देखता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। वहीं विक्रांत अंशा का पल्लू हटाकर उसके कॉलर बोन पर एक हल्की बाइट के साथ किस करता है। अंशा उसकी गर्माहट को महसूस कर मुस्कुराते हुए कहती है, हब्बी। विक्रांत डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, तुम मेरे एहसासों को बहुत अच्छे से पहचानती हो। गुड। इसके बाद विक्रांत अंशा के ऊपर झुककर उसके नरम होंठों पर अपने सख्त होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। उसका एक हाथ अंशा की कमर पर सरकने लगता है, जबकि अंशा के हाथ उसके बालों में उलझने लगते हैं। धीरे धीरे विक्रांत की किस और वाइल्ड होती जाती है। अंशा नशे में अपनी हल्की हल्की आंखों से बस विक्रांत की आंखों में देख रही थी। दोनों के चेहरे पर अभी भी मास्क था। विक्रांत अंशा के होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है, जिससे अंशा उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वहीं अंशा विक्रांत के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचने लगती है, जिससे विक्रांत और ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। दूसरी तरफ बिल्लू पार्टी में पहुंचकर अर्पिता को म्याऊं म्याऊं करके अपने पीछे चलने को कहता है। अर्पिता के साथ सौम्या, अंकिता, पीयूष और प्रशांत भी उसके पीछे हो लेते हैं, क्योंकि बिल्लू एक समझदार बिल्ली थी जो बेवजह परेशान नहीं करती थी। जब पूरी बच्चा पार्टी बिल्लू के साथ पूल साइड पहुंचती है तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उनके सामने उनके खूंखार बिग ब्रदर रोमांस कर रहे थे। सभी झट से अपना मुंह फेर लेते हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। अर्पिता घबराते हुए कहती है, मैं नहीं जाने वाली, बिग ब्रदर के गुस्से का शिकार बनने का कोई शौक नहीं है। प्रशांत माथे पर उंगली रगड़ते हुए कहता है, लेकिन इन्हें रोकना भी जरूरी है। सामने वाला कमरा दादू और दादी का है। अगर उन्होंने देख लिया तो सिर्फ बिग ब्रदर नहीं, बैचलर पार्टी में मौजूद हर किसी की क्लास लगेगी। सभी विक्रांत के रोमांस को रोकने का प्लान सोचने लगते हैं। तभी सौम्या शैतानी हंसी के साथ बिल्लू को अर्पिता की गोद से उठाकर अपनी गोद में रखती है और कहती है, छोटे भैया, अब बिग ब्रदर के रोमांस में खलल डालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्लू डर से अपनी गर्दन ना में हिलाता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जब वे सभी दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि विक्रांत अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर उन्हें घूर रहा है। विक्रांत कोल्ड वॉइस में कहता है, ये क्या हरकत है? पीयूष, जो विक्रांत के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, डर के मारे सारी गलती बिल्लू पर डाल देता है। लेकिन विक्रांत बिना पनिशमेंट दिए किसी को जाने देने वालों में से नहीं था। वह ठंडे स्वर में कहता है, तुम पांचों रात को सोने के बजाय गार्डन की सफाई करोगे।
अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरा वो रूप देखोगे जिसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। विक्रांत की धमकी सुनकर सभी बिल्लू को कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विक्रांत बिल्लू को अपनी गोद में उठाकर कहता है, तो छोटे राजकुमार, तुम्हें छुप छुप कर लोगों को रोमांस करते देखने का बहुत शौक है। बिल्लू विक्रांत के खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर डर से कांपने लगता है। तभी अंशा नशे में लड़खड़ाते हुए पीछे से विक्रांत को बाहों में भर लेती है और कहती है, बड़े राजकुमार, आप मुझे शादी के बाद हनीमून पर कहाँ लेकर जाएंगे? अंशा की बात सुनते ही विक्रांत बिल्लू को छोड़ देता है और बिल्लू तो पहली ही फुर्सत में वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विक्रांत गुस्से में अंशा का हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींचते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, बड़े राजकुमार के साथ तुम्हें हनीमून पर जाना है। फिर विक्रांत अंशा को अपने कंधे पर उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। उसे बेड पर लिटाकर घूरते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, कल रात मैं तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी करूंगा। इसके बाद विक्रांत खुद अंशा के कपड़े बदलकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और बाहर निकल जाता है। उधर रंजीत बच्चा पार्टी सौम्या, अंकिता, अर्पिता, पीयूष और प्रशांत से गार्डन की सफाई करवा रहा था। वहीं बिल्लू विक्रांत से बचने के लिए रघुवेंद्र जी और वैदेही जी के बीच घुसकर सो रहा था। सुबह के 6 बजे थे। पूरे महल में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। शादी से पहले एक छोटी सी हवन रखी गई थी जिसमें विक्रांत और अंशा को बैठना था। महल के मंदिर में हवन शुरू हो चुका था और पूरी ओबेरॉय फैमिली उसमें मौजूद थी। अंशा ने हल्के हरे रंग का चूड़ीदार सूट पहना था और लंबा घूंघट लिया हुआ था, जबकि विक्रांत ने सफेद कुर्ता पहना था। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दूसरी ओर दिल्ली में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। उर्वशी और डेनिस के कमरे में उर्वशी अंशा और विक्रांत के शरारती बेबीज को तैयार कर रही थी। पेप्सी और मैंगो ने बेबी पिंक कलर के कोट पैंट पहने थे, जबकि सैंडी ने गुलाबी रंग की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी। उर्वशी ने तीनों के माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, बेटा, आप तीनों जाकर विकी मामू के पास बैठो, अभी तुम्हारे चाचू को भी तैयार करना है। डेनिस आंखें संकरी कर उर्वशी को घूरते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें मेरा डेविल रूप दिखना पड़ेगा, रुको जरा, कहकर वह उर्वशी को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। उधर हॉल में बाकी सभी तैयार हो चुके थे। नीति ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जबकि मधु ने बैंगनी रंग की। दोनों ही बेहद सुंदर लग रही थीं। विकी ने हल्के भूरे रंग की शेरवानी पहनी थी और दादू ने सफेद कुर्ते के ऊपर शॉर्ट जैकेट पहनी थी। इस बीच विकी ने विक्रांत के जूते चुराने का प्लान बनाया, लेकिन नीति ने उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ओ विकी बाबू, वो डेनिस जीजू नहीं है, वो विक्रांत जी हैं। जूते चुराने पर जूते से ही जान ले लेंगे। मैं तो विक्रांत जी के जूते नहीं चुराने वाली। मधु भी विक्रांत से डरकर इस रस्म से दूर रहने का फैसला कर लेती है। तभी शोभित और उसका परिवार भी तैयार होकर आ जाता है। शोभित के मम्मी पापा दादाजी से बातें करने लगते हैं और शोभित विकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विकी भाई, हम दोनों साले मिलकर अपने प्यारे जीजू के जूते चोरी करेंगे। विकी शोभित को गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहता है, शोभित भाई, अब हम अपनी बहना की शादी में 4 चांद लगा देंगे। मधु हैरानी से विकी और शोभित को देखते हुए बोली, मिस्टर, जूते चुराने वाली रस्म से शादी में 4 चांद कैसे लग जाते हैं, जरा बताने की तकलीफ करेंगे? विकी मुस्कुराते हुए बोला, यार मधु, दूल्हे को अपने जूते चुरवाने का शौक होता है ताकि वो अपनी सालियों से हंसी मजाक कर सके और थोड़ा नोटी फील कर सके। मधु ने नीति की ओर देखते हुए कहा, नीति, अंशा की शादी की खुशी में ये दोनों भाई बावले हो गए हैं। खुद को साली समझकर जूते चुराने की रस्म करने के लिए मरे जा रहे हैं। कुछ देर बाद उर्वशी और डेनिस भी तैयार होकर आ गए। उर्वशी ने शाही नीले रंग का लहंगा पहना था, स्टाइलिश बन बनाया हुआ था और हीरे की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं डेनिस ने उर्वशी से मैच करता हुआ नीले रंग का शेरवानी सेट पहना था और अपने बालों को स्टाइल में सेट किया हुआ था। दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। डेनिस ने सभी से कहा, अगर सब तैयार हो चुके हैं तो अब निकलते हैं जयपुर के लिए। फिर सभी लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर महल में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। भूषण जी महल की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। शादी का मंडप गार्डन में लगाया गया था और उसे इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि देखने वाला अपनी नजरें न हटा पाए। मंडप को ऑर्किड फूलों से सजाया गया था। इस बीच
विक्रांत अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। कम इन, विक्रांत ने कहा। दरवाजा खुला और उसके मम्मी पापा विक्रांत की शेरवानी हाथ में लिए अंदर आए। उसकी माँ ने उसे लैपटॉप पर व्यस्त देखकर कहा, रघुवेंद्र जी, देखिए अपने लाडले को, आज इसकी शादी है और जनाब ऑफिस का काम करने में बिजी हैं। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद किया और अपनी माँ के हाथ से शेरवानी लेते हुए ठंडी आवाज में कहा, मॉम, आप किससे मेरी शिकायत कर रही हैं, जो खुद अपनी शादी वाले दिन ऑफिस मीटिंग अटेंड करने गए थे? रघुवेंद्र जी आंखें छोटी कर विक्रांत की ओर देखते हुए बोले, विक्रांत बेटा, अब जाकर तो तुम्हारी माँ ये बात भूली थी और तुमने फिर से इसे छेड़ दिया। वैदेही जी ने घूरते हुए कहा, बेटा, पर तुम ऐसी गलती मत करना, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वैदेही जी और रघुवेंद्र जी जाने ही वाले थे कि विक्रांत शरारती अंदाज में बोला, मिस्टर रघुवेंद्र ओबेरॉय, आज मेरी शादी है तो मुझसे ज्यादा हैंडसम बनने की जरूरत नहीं है। कहीं कल की तरह कोई लड़की आपको मेरा बड़ा भाई समझकर प्रपोज न कर दे। वैदेही जी ने रघुवेंद्र जी को फिर से घूरा तो रघुवेंद्र जी विक्रांत से बोले, बेटा, क्या तुम इस उम्र में अपने बाप को अपनी माँ से पिटवाना चाहते हो? आज बहुत समय बाद विक्रांत अपने मम्मी पापा के साथ इस तरह से हंसी मजाक कर रहा था। उधर अंशा के कमरे में ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी। उसने लाल रंग का भारी लहंगा पहना था जिस पर गोल्डन और डायमंड वर्क किया हुआ था। ब्यूटिशियन अंशा की खूबसूरती देखकर बोली, मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपकी ये कजरारी आंखें तो आपको और भी ज्यादा सुंदर बना रही हैं। अंशा बस फीकी मुस्कान देती है। उसका दिमाग इतना भरा हुआ था कि अब और कुछ सोचने की ताकत उसमें बची ही नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी का फैसला अब भगवान पर छोड़ दिया था। अंशा ने ओबेरॉय खानदान की परंपरागत ज्वेलरी पहनी थी। ब्यूटिशियन ने उसे कलीरे पहनाए और दूसरी ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए बोली, मैम, आप तैयार हैं? आप तो सच में किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। अंशा ने खुद को एक नजर शीशे में देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजर फेर ली। तभी अर्पिता, सौम्या और अंकिता कमरे में आ गईं और अंशा को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शाम हो चुकी थी। गार्डन एरिया रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान भी लगभग आ चुके थे। पंडित जी ने मंडप पर दूल्हे को बुलाया। विक्रांत को उसके पापा और दादाजी मंडप तक लेकर आए। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, गले में मोतियों की माला डाली थी और सिर पर सेहरा बांधा था। वह इस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। विक्रांत मंडप पर बैठ गया और पंडित जी ने एक छोटी सी पूजा करवाई। पूजा पूरी होते ही पंडित जी ने दुल्हन को बुलाया। कुछ देर बाद वैदेही जी और मोहिनी जी अंशा को लेकर गार्डन एरिया में पहुंचती है। सभी अंशा का चेहरा देखने के लिए बेकरार थे, लेकिन अंशा के चेहरे पर लंबा सा घूंघट था जो शादी से पहले हटाया नहीं जा सकता था। वैदेही जी अंशा को विक्रांत के बगल में बैठा देती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। पूरी ओबेरॉय फैमिली मंडप के पास मौजूद थी। वहीं डेनिस, उर्वशी और बाकी लोग भी मंडप के पास खड़े थे। पेप्सी, मैंगो और सैंडी बहुत ध्यान से अपने मम्मा पापा की शादी देख रहे थे। शोभित के माता पिता अंशा का कन्यादान करते हैं। इसके बाद पंडित जी दूल्हा दुल्हन को फेरे लेने के लिए कहते हैं। विक्रांत और अंशा खड़े होते हैं। जैसे ही विक्रांत अंशा का हाथ पकड़ता है, अंशा की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं तो सभी उन पर फूल बरसाने लगते हैं। उर्वशी डेनिस के कंधे पर सिर रखकर कहती है, डेनिस जी, जब दो प्यार करने वाले एक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डेनिस मुस्कुराते हुए उर्वशी के गाल पर प्यार से हाथ फेरता है। वहीं शोभित, विकी, नीति और मधु भी अंशा के लिए बहुत खुश थे। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाएं। वैदेही जी विक्रांत को मंगलसूत्र देती हैं। विक्रांत डेविल स्माइल करता है और अंशा के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। अंशा की धड़कनें अब रोलर कोस्टर की तरह तेज हो चुकी थीं। फिर पंडित जी विक्रांत को अंशा की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं। विक्रांत मुस्कुराते हुए अंशा का घूंघट ऊपर करता है। इस वक्त अंशा की आंखें झुकी हुई थीं। वह जमीन की तरफ देख रही थी। जैसे ही विक्रांत सिंदूर लेकर उसकी मांग भरता है, अंशा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है। विक्रांत अंशा के कान में अपनी असली आवाज में कहता है, शादी मुबारक हो मिसेज अंशा विक्रांत ओबेरॉय। विक्रांत की आवाज सुनकर अंशा तुरंत दूल्हे की तरफ देखती है और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। तभी विक्रांत अंशा की कमर में हाथ डालकर उसे करीब खींचता है और उसके होंठों पर हल्की सी किस कर लेता है।
सभी लोग खुशी से शोर मचाने लगते हैं और उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। जहां हर कोई खुशी से झूम रहा था, वहीं अंशा को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विक्रांत उसे और करीब खींचकर कहता है, स्वीट हार्ट, इतनी हैरान क्यों हो? मैंने पहले ही कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो। अंशा खुद को चुटकी काटकर बड़बड़ाती है, अंशा, तुझे बड़े राजकुमार के चेहरे में भी विक्रांत सर नजर आ रहे हैं। विक्रांत उसे होश में लाने के लिए उसकी कमर पर छुटकी काटता है, जिससे अंशा की हल्की सी चीख निकल जाती है। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वैदेही जी पास आकर पूछती हैं, अंशा बेटा, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? अंशा इधर उधर देखते हुए कहती है, आपका बेटा वो कहाँ है? वैदेही जी मुस्कुराते हुए अंशा का चेहरा विक्रांत की तरफ घुमा देती हैं। यही तो है हमारे बड़े राजकुमार विक्रांत। अंशा बेचारी माथे पर हाथ रखकर बड़बड़ाती है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अपने मन में रोते हुए वह सोचती है, ओह नहीं, विक्रांत सर ने अपने परिवार के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की। वहीं विक्रांत उसके कान में फुसफुसाता है, स्वीट हार्ट, प्यार और जंग में सब जायज होता है। और आज रात विक्रांत जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। तभी डेनिस आकर विक्रांत के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, भाई, मेरे लिए भाभी आखिरकार ले ही आया। उर्वशी अंशा को गले लगाकर कहती है, मेरी छोटी सी अंशु को शादी मुबारक हो। फिर विक्रांत अंशा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। बेचारी अंशा डर के मारे सहमी हुई थी। उसे पता था कि आज रात विक्रांत उसे उसकी हर गलती के लिए सजा देगा। इस बीच गेस्ट बारी बारी से स्टेज पर आकर विक्रांत और अंशा को गिफ्ट देकर शादी की बधाई दे रहे थे। अंशा की नजरें किसी को खोज रही थीं। तभी विक्रांत उसकी कमर में हाथ डालकर कहता है, स्वीट हार्ट, डांस फ्लोर पर देखो। अंशा डांस फ्लोर की तरफ देखती है तो वहाँ पेप्सी, मैंगो और सैंडी खड़े थे। जैसे ही पेप्सी भौंकता है, डीजे वाला एक गाना बजा देता है, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। विक्रांत और अंशा के तीनों नटखट बच्चे इस गाने पर झूम रहे थे और अंशा को चिढ़ा रहे थे। आखिरकार उनके डैड ने उसे अपना बना ही लिया था। विक्रांत अपने बच्चों का क्यूट डांस देखकर खुश हो रहा था, जबकि अंशा तीनों को घूरते हुए बड़बड़ाती है,